पश्चिम बङ्गाल राज्यमा आज जन्मिने हरेक बच्चाको थाप्लोमा 60,000 रुपियाँ ऋण लिएर जन्मिँदैछ। यो भनाइ हो दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टको। संसदको चालु बजेट सत्रको अवधि सांसद राजु विष्टले टिएमसीका वरिष्ठ सांसद सौगात राईलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो आँकडा पेश मात्र गरेनन्, अपितु यो आँकडा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पनि सुनाउन अनुरोध गरे। सांसदले शिवक रम्फू रेलवे लगायत दार्जिलिङ, कालेबुङ, सिक्किम लगायत सिलगढीको विकास योजनाहरूबारे पनि संसदको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बहुत धन्यवाद सर। मैं इस जो रेड्डीपा जी ने जो रेजोल्यूशन मूव किया उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हूं और उससे पहले सर, क्योंकि सौगतदा मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उम्र में भी बड़े हैं और बहुत ज्ञानी हैं, लगा लीजिए कान में। लेकिन टीएमसी में एक समस्या ये है कि जो ये बोलते हैं वो तो ममता दीदी को सुना देते हैं, लेकिन बदले में इनको जो जवाब मिलता है वो कभी नहीं सुनाते। इसीलिए मैं इस बार आपसे आग्रह करूंगा, जो मैं कह रहा हूं वो भी जरूर उनको सुनाए और जरूर पूछे। मैं पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग से आता हूं और प्लीज बिस्टा जी सर, ये मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। यू एड्रेस टू चेयर। सर, मैं नया सांसद हूँ, मुझे लगता है, लेकिन मेरे भी राइट उतने ही हैं जितने सौगतदा के हैं। नो, व्हाई यू आर गोइंग देयर? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए पश्चिम बंगाल की जो विशेषता है और आजादी के समय जो पश्चिम बंगाल था और आज का पश्चिम बंगाल मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहले तो मैं क्षमता बताना चाहता हूँ। सर, पश्चिम बंगाल में 200 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, यानी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो व्यापार के लिए। दूसरी बात, 4,500 किलोमीटर से ज्यादा की जो है रेलवे लाइन है। 4,500 किलोमीटर की सड़क नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे है। छोटी और बड़ी पीएमजीओएस के सड़कें मिला दो तो 90,000 से ज्यादा का जो है सड़क लाइन है। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा हो सकता है क्योंकि वर्षा सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। धान भारत में दूसरे नंबर पे सबसे होता है, वहाँ सब्जी भी होती है, हाईएस्ट अनानास होता है और चाय भी होती है। इतना ही नहीं, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी पश्चिम बंगाल में होता है। आलू बोल रहे हैं, 40 तरह के आलू के जो है वहाँ पे वेराइटीज आपको मिलते हैं। टूरिज्म भी है। इतना ही नहीं, युवा भी है और उनके ऊपर जो है अच्छा खासा दिमाग भी है और देश में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले भी लोग पश्चिम बंगाल से आते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न दादा से है, आजादी के समय जो भारत के जीडीपी में 33% जो पश्चिम बंगाल कंट्रीब्यूट करता था, आज 3% से कम रह गया है। दुनिया भर से भारत में एफडीआई के माध्यम से पैसा आता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है पश्चिम बंगाल में 1% से कम आता है। इतना ही नहीं, और भारत सरकार और मोदी जी जो हमारे लिए अनाज देते हैं, जो हमारे लिए पैसा देते हैं, जो हमारे लिए अलग अलग स्कीम देते हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि टीएमसी सरकार वो घुसपैठियों को देती है, बांग्लादेशियों के पास जाता है, रोहिंग्याओं के पास जाता है। मेरा उनसे ये सवाल है। इतना ही नहीं, बड़ी बात यह है सर, आज पश्चिम बंगाल में जो 10 करोड़ जनता है उन्होंने बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया, उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल के ऊपर में 6 लाख करोड़ का कर्जा है। मैंने 1 रुपए बैंक से नहीं लिया, फिर भी मेरे ऊपर 60,000 रुपए का कर्जा इन्होंने डाला है। मैं दादा से चाहूंगा कि ये आंकड़े जो है दीदी को जरूर दें। सर, मैं सीधे अपने दादा ने कहा कालिम्पोंग के लिए पूछना है तो मैं उसी विषय पे आना चाहता हूं। सर, मैं पहले तो इस बजट के लिए और जो कुछ भी रेलवे में काम चल रहा है मोदी जी और मंत्री जी को बहुत दिल से बधाई देना चाहूंगा। और 7वीं जो वंदे भारत ट्रेन जो है वो एनजीपी से हावड़ा हुई, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है सर। और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड एलोकेशन इस बार के बजट में 12,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इतना ही नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट से भी आता हूं, मणिपुर में पैदा हुआ, इसलिए ये भी कहना चाहूंगा एनएफ रेलवे को जो है सबसे अधिक 11,000 करोड़ का जो है एलोकेशन मिला है। पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं और दार्जिलिंग की खूबसूरती ये है सर, एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान, एक तरफ बांग्लादेश और जो है 50 किलोमीटर की दूरी पे चाइना है। बॉर्डर इलाके के लिए, वहां तक ट्रेन जाने के लिए और बॉर्डर इलाके के डेवलपमेंट के लिए, रेलवे लाइन के लिए 1,20,000 करोड़ का जो है बजट रखा है, उसके लिए भी मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं। अमृत जो है भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत
पश्चिम बंगाल में 93 स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा। इतना ही नहीं सर, सेबोक से लेकर के यानी गैंगटोक सिक्किम का जो रंगपू है 42 किलोमीटर की रेल लाइन बन रही है, उसके ऊपर भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और उस 42 किलोमीटर में करीब 40 किलोमीटर इलाका मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा और आने वाले समय में वहां पे और बहुत सारे विकास के कार्य इसके माध्यम से जुड़ेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। एनजीपी का स्टेशन है, मॉडर्नाइजेशन के लिए 350 करोड़ रुपए एलोकेशन हो गया है और उसका टेंडर भी हो चुका है और काम जल्दी शुरू हो रहा है। इसके लिए भी मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ थोड़ी डिमांड थी सर, क्योंकि सब लोग रख रहे हैं तो मुझे लगा ये मेरा भी अधिकार है, इसके लिए आपके समक्ष जरूर रखूंगा। वंदे भारत ट्रेन जैसा सिलीगुड़ी से हावड़ा चलता है, ऐसे ही हमारी जनता की इच्छा है कि एनजीपी या सिलीगुड़ी से गुवाहाटी के बीच में भी एक वंदे भारत ट्रेन हो। सिलीगुड़ी स्टेशन, गांधी जी भी वहां गए हैं, हेरिटेज है, उसको बचाने के लिए जो है अच्छा, मंत्री जी बोल रहे हैं कि उसकी घोषणा भी हो गई, यानी वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी और जो है सिलीगुड़ी के बीच में चलेगी। सर आपने बोल दिया, ये बुलेटिन निकल गया, वापस नहीं आ सकता। इसी तरह सर मैं ये चाहूंगा कि सिलीगुड़ी जो एक हेरिटेज स्टेशन है उसका अपग्रेडेशन हो और नए रेलवे लाइन जैसे सेबोक और रंगपू के बीच बन रहा है। मेरी जानकारी में यह है कि अल्टीमेटली रंगपू से गैंगटोक जाएगी और गैंगटोक से नथुला तक यानी नथुला बॉर्डर तक हम लोग पहुंच सकेंगे। इसी तरह सिलीगुड़ी से कालिंपोंग, क्योंकि कालिंपोंग ब्रिटिश के समय में सर कालिंपोंग के पास तक जाने का जो है गेल खोला बोलते हैं, वहां तक था, अभी वो पूरी तरह जो है तबाह हो गया है। तो जनता की इच्छा है सिलीगुड़ी से कालिंपोंग और मिरिक को जो है नक्सलबाड़ी से जोड़ने की भी योजना चल रही है, इस काम में तेजी लाया जा सकता है। और सर तीस्ता से लेकर के बिजनबाड़ी पश्चिम बंगाल के सबसे बड़ा ब्लॉक है, शायद दादा को भी जानकारी में होगा। और एक समय सबसे ज्यादा पूरा व्यापार जो है सिक्किम से लेकर पश्चिम बंगाल वो पहाड़ी क्षेत्र का वही होता था, केंद्र बिंदु होता था। तो तीस्ता से बिजनबाड़ी के बीच में जो है रेलवे लाइन हो। और सर एक बड़ा विषय है, ये पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो रेलवे लाइन या रेलवे के जमीनों में बहुत कई 100 साल से लोग वहां पे बसे हुए हैं और असमंजस की जीवन वो जीते हैं। मेरा रेलवे मंत्री से अनुरोध है कि इसका स्थायी समाधान, इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। सिलीगुड़ी में 1 नंबर वार्ड, 4 नंबर, 7 नंबर, 18, 24, 28, 35, 48 इतने सारे वार्डों में जो है लोग रहते हैं, इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो। और टीएमसी जो एनजीपी के अंदर में जो सिंडिकेट राज चलाती है, अवैध कब्जा कर रखा है, उसको भी बंद हो। अंत में डीएचआर की बात करना चाहूंगा सर, डीएचआर दार्जिलिंग की आत्मा है और डीएचआर के बगैर जो है दार्जिलिंग अधूरा है। यूनेस्को की मान्यता मिली हुई है, 150 साल पुराना उसका इतिहास है। सर डीएचआर की आज जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही गंदे कोचेस है। मेरा आपसे निवेदन है कि कोचेस जिस तेजी के साथ परिवर्तन होने चाहिए उस तेजी के साथ नहीं है। स्टेशन अपग्रेड होना चाहिए दार्जिलिंग का, करसंग, सोनादा और घूम का। और वहां पे जो हिल में, क्योंकि 95% लोग जो है नेपाली में बोलते हैं, लेकिन नेपाली में साइन बोर्ड नहीं है। नेपाली और हिंदी और जो है अंग्रेजी में साइन बोर्ड होने चाहिए। वहां पे जो भी जॉब निकलते हैं सर, क्योंकि लोकल लोग उस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो ब्रॉडगेज वाले आप दार्जिलिंग में ले जाके बिठा दोगे वो समझेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर उस रेल को देखा है। तो उसी पीढ़ी को मिले, उनको प्रायोरिटी मिले तो इससे अच्छा होगा। तीनधारे में वर्कशॉप है, उसका अपग्रेडेशन चल रहा है। तीनधारे में ही एक छोटा अस्पताल है रेलवे का, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर उसको अपग्रेड कर सके तो हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत उपयोगी होगा। और सर लोगों की डिमांड है कि एनजीपी, क्योंकि पूरा जो है रेवेन्यू, मतलब पूरा उस क्षेत्र का रेवेन्यू कलेक्शन एनजीपी में होता है, लेकिन हमारे जो है डिवीजन ऑफिस जो है वो कटिहार है, बिहार में है। वो लालू जी के समय ले गए थे, ममता दीदी उसको ले नहीं पाई। तो मैं चाहता हूं सर कि वो आपके शासन में अगर वो वापस जो है एनजीपी में अगर वो डिवीजन ऑफिस आ जाता है, क्योंकि वहाँ एक्टिविटी 80% है और रेवेन्यू भी वहाँ पे 80% आता है, तो ये बहुत उपयोगी होगा। और अंत में मैं एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री जी को बधाई दूंगा। मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन आपने इतना कुछ किया है, मुझे लगता है सब लोग बोलने लग जाए तो भी समय कम पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।